हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पॉइंट पर, जिस पर हम टीजीटी के विभिन्न प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और टीजीटी से संबंधित मैंने इसके सिलेबस को भी वीडियो के रूप में अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, और इससे संबंधित मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, ताकि आप सब उस सिलेबस को भी ज़रूर देख लें, ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर रहे कि किस किस पॉइंट से कितने प्रश्न बन सकते हैं। और उसी के आधार पे मैं आज से टीजीटी के प्रैक्टिस सेट को शुरू कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आएंगे और इस तरह के प्रश्न परीक्षा में भी बन सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है आज हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास से हमारा इसमें पहला आज का है टॉपिक हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन की परंपरा एवं काल विभाजन। तो इससे किस किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इससे संबंधित आज हम प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया था। ग ग्रियर्सन ने, ख बोल्तेर ने, ग डॉक्टर नगेंद्र ने, या घ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही विकल्प है ख बोल्तेर ने। सेकंड प्रश्न है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ हिंदी के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों के परिवर्तन को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास के संबंध में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है। तो हमें बताना है कि ये जो उपयुक्त कथन है ये किस विद्वान का है। क है विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख जॉर्ज ग्रियर्सन, ग नलिन बिलोचन शर्मा, या घ शिव सिंह सेंगर। तो हमारा सही विकल्प जो है वो है रामचंद्र शुक्ल, ग है। तीसरा प्रश्न है, यदि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो गार्षा द तासी ने किया था। चौथा प्रश्न है, इस्तवार द ला लित्वेतर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। तो इसकी भाषा है फ्रेंच भाषा। पांचवा है, इस्तवार द ला लित्वेतर एंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। यहाँ पर इसके लेखक का नाम पूछा है और यहाँ पर इसकी भाषा को पूछा गया है। तो भाषा क्या है, फ्रेंच भाषा है। और इसके लेखक कौन है, ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, गार्षा द तासी या बोल्तेर। तो इसमें गार्षा द तासी इसका सही विकल्प है। केवल इतिहास ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह युक्ति किसकी है। तो यह युक्ति जो है वो टी.एस. इलियट की है, या रामचंद्र शुक्ल की है, ग जॉर्ज लुकाच की है, या घ श्याम सुंदर दास की है। तो यह जो उपयुक्त उक्ति है वो टी.एस. इलियट की है। फिर है सातवां प्रश्न, सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। तो किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। इसमें क विकल्प है मिश्र बंधु विनोद, ख इस्तवार द ला लित्वेतर एंदुई हिंदुस्तानी, ग हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत, या फिर घ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसका सही विकल्प जो है वो है घ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके रचनाकार जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन है। आगे हम इस प्रश्न पत्र में पढ़ेंगे, आप तब तक याद रखिए कि इसके जो रचनाकार हैं वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। आठवां है प्रश्न, ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यानी ये मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर के विषय में पूछ रहा है कि कौन सा जो एक कथन है वो सत्य नहीं है। क है
ग्रंथ को काल खंडों में विभक्त किया गया है, यानी ये जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर जो है ये इसी ग्रंथ को काल खंडों में विभक्त किया गया है। क्या ये गलत, ये सही नहीं है? या फिर ख, प्रत्येक अभ्यास का काल विभाजन काल विशेष का सूचक है, प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। ग, इस ग्रंथ में आधार स्रोतों का उल्लेख किया गया है। घ, काल विभाजन नहीं किया गया है। तो इसका सही जो विकल्प है वो है ऑप्शन घ, इसमें काल विभाजन नहीं किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। 9वां प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जाता? तो इन तीनों ग्रंथ को किस एक तत्व के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता? पहला है कालक्रम एवं संसम्मत, ख, योगिन चेतना, ग, प्रवृत्ति विश्लेषण, या घ, उक्त तीनों के अभाव के कारण, यानी उपयुक्त ये जो तीनों हैं इनके अभाव के कारण। पहला इसमें सही विकल्प जो है वो है घ, इन तीनों के अभाव के कारण ही 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता और भक्तमाल को हम इतिहास की श्रेणी में, साहित्य के इतिहास की श्रेणी में नहीं रख सकते। 10वां प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिए मैंने यहाँ बताया कि इसके जो लेखक हैं वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के जो लेखक हैं वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। 11वां प्रश्न है, गार्शा दत्तासी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन पूछा है, तो हमें बताना है कि गार्शा दत्तासी ने जो अपना इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो लिखा था, इसमें कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं बताना है, तो क है इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग जो है वो 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ख है इसमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का प्रयोग और काल विभाजन का अभाव है। ग है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है। या घ, इसमें हिंदीतर भाषी कवियों का भी घालमेल है। तो हमारा जो विकल्प ग है वो बिल्कुल सही है कि इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का एक प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें केवल हिंदी इतिहास के ही लेखन को महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें कुछ अलग भाषाओं के भी इतिहास ग्रंथ लेखन के लेखकों और उनके ग्रंथों को भी इसमें उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो सिर्फ हिंदी साहित्य का ही इसमें इतिहास नहीं मिलता है, बाकी के भी बहुत से भाषाएं हैं जिसके इतिहास को इसमें दिखाया गया है। फिर है हमारा 12वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक का श्रेय जाता है, प्रवर्तन का जो श्रेय है वो किसको जाता है? हिंदी साहित्य लेखन में जो लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है गार्शा दत्तासी को। फिर है शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सरोज है वो किसकी रचना है? शिव सिंह सेंगर की रचना है। शिव सिंह सेंगर की रचना जो है शिव सिंह सरोज है, वह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1850 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, या 1883 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर जो है वो है 1883। शिव सिंह सरोज जो है वो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। साहित्य इतिहास लेखन के विधेयवादी पद्धति से क्या तात्पर्य है? जो साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी जो पद्धति है इसका क्या अर्थ हुआ, ये पूछ रहा है। क, वर्णमाला के अक्षर क्रम से कृतिकारों का परिचय, या ख, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित है, या ग, कालक्रमानुसार कवियों का परिचय, घ, जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। तो हमारा विकल्प घ जो है वो बिल्कुल सही है, इसमें जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण ही विधेयवादी पद्धति कहलाता है। फिर हमारा 15वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद
ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन किया है। यानी जो ये मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है ये मिश्र बंधुओं की रचना है और इसमें कुल कितने कवियों का वर्णन किया गया है ये पूछ रहा है। क 4500 लगभग, 4000 लगभग, या 1000 लगभग, या 5000 लगभग। तो हमारा विकल्प जो घ है 5000 के लगभग इसमें मिश्र बंधु विनोद में कवियों का वर्णन किया गया है। फिर है 16वां प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का कब प्रकाशन हुआ था। तो मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं और ये पूछ रहा है कि इसमें से जो प्रथम 3 भाग थे, पहला, दूसरा और तीसरा, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो इसमें विकल्प क है 1813 ईस्वी में, या ख 1903 ईस्वी में, या ग 1914 ईस्वी में, या घ 1913 ईस्वी में। तो हमें सही विकल्प इसमें से बताना है कि वह वर्ष कौन सा था जिसमें मिश्र बंधु विनोद की शुरुआती 3 भाग को प्रकाशित किया गया था। वह है ऑप्शन घ 1913 ईस्वी। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो है वो पादर एडिस गिब्स हैं, या जॉर्ज ग्रियर्सन है, या गार्सा दतासी हैं, या जेम्स टाड हैं। तो ये जो है ये पादरी एडिशन गिब्स हैं इसके स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के। 18वां प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 6 भाग जो है, यानी जिसका नाम रीतिकाल या रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया था। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के इतिहास के 6ठे भाग, जो 6ठा भाग था उसका संपादन किसने किया था। क है डॉक्टर नगेंद्र ने, ख पारसनाथ तिवारी ने, ग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या घ श्याम सुंदर दास ने। तो इसका जो प्रकाशन है वो डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। फिर 19वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है वो किस संस्था द्वारा प्रकाशित हुआ था। क विकल्प है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, ख नागरी प्रचारणी सभा काशी, ग वर्धा विश्वविद्यालय, या केंद्रीय हिंदी संस्था द्वारा। तो इसका सही विकल्प जो है वो है नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। 20वां प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। हमने ऊपर पढ़ा है कि मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित मिश्र बंधु विनोद, यानी ऑप्शन ग बिल्कुल सही है। मिश्र बंधु विनोद ही मिश्र बंधुओं की हिंदी साहित्य की रचना है। फिर हमारा 21वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग। हमने इसके पहले 3 भागों को पढ़ा है कि प्रथम से तृतीय भाग तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, और यहाँ पर चतुर्थ भाग को पूछ रहा है कि ये कब प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या 1913 है ईस्वी है, या 1934 ईस्वी है, या 1915 ईस्वी है, या 1929 ईस्वी है। तो हमारा जो ख विकल्प है 1934 ईस्वी ये बिल्कुल सही है। मिश्र बंधु विनोद के चौथे भाग का जो प्रकाशन है 1934 ईस्वी में हुआ था। 22वां प्रश्न है, गार्सा दतासी द्वारा लिखित हिंदी इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। गार्सा दतासी ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा था। क मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ख एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ग ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, या घ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। तो गार्सा दतासी ने हिंदी साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किया था और उन्होंने इस्तवार द ला लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी नामक पुस्तक की रचना की थी, जो कि फ्रेंच भाषा में थी। किस भाषा में थी, फ्रेंच। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1839 और 1847। फिर है, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना गया है। क मिश्र बंधु विनोद को, ख हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा कृत है, या ग द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, या घ भक्तमाल को। तो हमने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर यानी ऑप्शन ग को माना है। 24वां प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित इतिहास
ग्रंथ कौन सा नहीं है? इसमें नहीं है पूछ रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की वह कौन सा इतिहास ग्रंथ है जो नहीं है? क हिंदी साहित्य की भूमिका। क्या हिंदी साहित्य की भूमिका उस ग्रंथ का नाम है, या हिंदी साहित्य का आदिकाल, या हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, या फिर हिंदी भाषा का विकास? तो इसमें से नहीं ऑप्शन पूछ रहा है, जो इन चारों में से नहीं है वो है ऑप्शन घ, हिंदी भाषा का विकास। ये पुस्तक जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, बाकी के ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। फिर है गार्शा दत्तासी के इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किसने प्रकाशन करवाया था, या किसने अनुवाद किया था? तो क ऑप्शन है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, ख परशुराम चतुर्वेदी ने, ग डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, या घ नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ग, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गार्शा दत्तासी की रचना इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन करवाया था। फिर है हमारा 26वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया था? क नागरी प्रचारणी पत्रिका, ख हिंदुई साहित्य का इतिहास, ग हिंदी शब्द सागर, या घ हिंदी भाषा का विकास? तो इसमें सही विकल्प जो है वो है हिंदी शब्द सागर। इसके ही भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार लिखा था। फिर है 27वां प्रश्न, हिंदी साहित्य के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? हिंदी साहित्य के अंतर्गत कौन सा विकल्प सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? युग चेतना का सिद्धांत, उपयोगितावाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, या विकासवाद का सिद्धांत? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है क युग चेतना का सिद्धांत, यानी साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण युग चेतना का इतिहास होता है। फिर हमारा 28वां है प्रश्न नंबर 28, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य क्या है? जब साहित्य इतिहास कोई लिखा जाता है तो उसमें सबसे अधिक विवादास्पद कौन सा पॉइंट होता है? पहला है क रचनाकारों के जन्म स्थान एवं जन्म तिथि निर्धारित करना, ख रचनाओं के प्रामाणिकता सिद्ध करना, या ग काल निर्धारण व नामकरण करना, घ किसी कृति का सही भाषा रूप निर्धारित करना? तो इसमें सही विकल्प है काल निर्धारण व नामकरण। ये सबसे ज़्यादा विवादास्पद होता है और इसी के आधार पर किसी भी काल को जाना व समझा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिनाई काल निर्धारण और नामकरण में ही आती है। 29वां प्रश्न है साहित्य इतिहास में किस अंक का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो साहित्य इतिहास के किस अंक का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? क काल विशेषण के रचयिताओं का, ख युगीन प्रवृत्तियों एवं परंपराओं व धाराओं का तटस्थ विश्लेषण, ग मत विशेष का प्रतिपादन, या घ पूर्व रचित इतिहासों का आलोचनात्मक अध्ययन? तो इसका सही विकल्प जो है वो है ऑप्शन ख युगीन प्रवृत्ति परंपराओं एवं धाराओं का तटस्थ विश्लेषण। जो 29वां प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है इसके लेखक कौन है? ये नेट 2001 में भी ये प्रश्न बन चुका है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये ग्रंथ किस लेखक का है? क नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, या राम विलास शर्मा? तो इसका सही विकल्प जो है वो है राम कुमार वर्मा। 31वां प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा काल की अवधि क्या मानी है? संवत 1000 से 1400 ईस्वी, संवत 1550 से 1375 विक्रम संवत, ग संवत 750 से 1350 विक्रम संवत, घ संवत 1000 से 1375 विक्रम संवत? तो इसका सही विकल्प जो है वो है 1050 से 1375 विक्रम संवत। 32वां प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से किया था? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो ये पुस्तक लिखी थी वो सर्वप्रथम किस नाम से किया था? क्या वो क हिंदुई साहित्य का इतिहास था, या ख हिंदी साहित्य का इतिहास, ग हिंदी
साहित्य की पूर्व पीठिका या हिंदी साहित्य का विकास। तो हम सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक जो लिखा गया वो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। फिर है प्रश्न नंबर 33, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था। अब यहाँ पूछ रहा है कि उसका प्रकाशन वर्ष क्या था जब हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने प्रकाशित किया। 1829 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1931 ईस्वी या 1929 विक्रम संवत। यहाँ पर विक्रम संवत दे दिया है और बाकी सब में इतिहास ईस्वी है। तो इसका सही विकल्प जो है वो है ख 1929 ईस्वी। फिर है 34वां प्रश्न, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य यानी भक्तिकालीन साहित्य का 12वां आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो इसका जो है ये किसका कथन है ये पूछ रहा है कि अगर इस्लाम के महत्व को मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्तिकालीन साहित्य का 12 आना वैसा होता जैसा आज है। तो ये किस विद्वान का कथन है। तो हमें बताना है कि ये किस विद्वान का कथन हो सकता है। पहला है क आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख रामचंद्र शुक्ल, ग नलिन विलोचन शर्मा या घ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही विकल्प जो है वो है क आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। संपूर्ण मध्यकाल के 35वां प्रश्न है, संपूर्ण मध्यकाल के विभिन्न धाराओं एवं प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान हैं। तो मुस्लिम प्रभाव की देन यानी भक्ति काल जो है मध्ययुगीन काल को भक्ति काल के भी नाम से जानते हैं। तो भक्ति काल को मुस्लिम तदयुगीन उस समय की मुस्लिम प्रभाव को की देन किसने माना है, किस विद्वान ने। इसमें क है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख रामविलास शर्मा, ग नलिन विलोचन शर्मा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही विकल्प जो है वो है रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ही भक्ति काल को उस समय की मुस्लिम शक्ति के प्रभाव की देन माना है। इनका मानना था कि अगर मुसलमान भारत पर आक्रमण नहीं किए होते तो भक्ति काल का उदय नहीं हुआ होता। 36वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है। अब यहाँ पर हमें पद्धति बताना है कि किस पद्धति पर रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। क विधेयवादी पद्धति, ख वैज्ञानिक पद्धति, ग समाज शास्त्रीय पद्धति या घ वर्ण क्रमानुसारी पद्धति। तो इनका जो पद्धति था वो है क विधेयवादी पद्धति। 37वां प्रश्न है, तज़किरा ई शुअराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो इसमें विकल्प क है जॉर्ज ग्रियर्सन, ख गार्शा तासी, ग डॉक्टर मोहन सिंह या फिर घ मौलवी करीमुद्दीन। तो हमारा इसमें सही विकल्प है मौलवी करीमुद्दीन। साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य में क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए। धार्मिक साहित्य, ख रस साहित्य व ज्ञानात्मक साहित्य, ग लोक साहित्य या घ आध्यात्मिक साहित्य। तो इसका सही विकल्प जो है वो है रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य। 39वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये पिछले भी प्रश्नों में हम लोगों ने देखा था कि हिंदी साहित्य की भूमिका ये किसकी रचना है। क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख डॉक्टर नगेंद्र या ग रामकुमार वर्मा, घ नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसमें सही विकल्प जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही हिंदी साहित्य की भूमिका कैसी हो सकती है, हजार हो सकती है। तो इससे हजारी प्रसाद द्विवेदी। 40वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा। क विश्वनाथ त्रिपाठी, ख रामचंद्र शुक्ल, ग हजारी प्रसाद द्विवेदी या घ रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो संक्षिप्त इतिहास लिखने वाले हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जो हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा। फिर है 41वां प्रश्न,
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है ये हजारी प्रसाद। दूसरा इतिहास ये क ऑप्शन है इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख बच्चन सिंह, ग रामचंद्र शुक्ल या घ महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दूसरा इतिहास किसने लिखा होगा? बच्चन सिंह ने। तो इस तरह से हमने कुल 41 प्रश्नों को आज इस वीडियो में हल किया है और इसके आगे के प्रश्नों को हम कल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आगे के बन रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और आगे भी हम इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। तब तक आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही आगे और भी प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।